उसकी हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने जाएंगे करेंगे चरक सूत्र स्थान के 1 to 16 नहीं सॉरी 15 चैप्टर्स की। ठीक है, तो लेवल 1 लेवल 2 से आपने ये क्लासेस कर ली होंगी। ठीक है, तो लेवल 3 मान लो इसको। ठीक है, और एक तरह से रिवीजन सेशन मान लो, और उसके बाद में फिर हम गाइड से लेना शुरू करेंगे इसको मॉर्निंग के सेशन में। ठीक है, तो अभी जो है शुरू करते हैं आज का जो है चरक सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर है ना। तो वेदोत्पत्ति अध्याय जो है इसे कहते हैं। तो इस पे जाने से पहले मैं हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इसका सुश्रुत संहिता का, जो कि हमने हिस्ट्री में भी कर रखा है। तो बोलता है कि सुश्रुत संहिता जो है ना मोस्टली सर्जरी धन्वंतरी संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए इसके जो उपदेष्टा हैं है ना, क्या आएंगे उपदेष्टा। तो इसके जो उपदेष्टा हैं वो आप सबको पता ही है कि आचार्य कौन है, भगवान धन्वंतरी जी। ठीक है, तो भगवान धन्वंतरी जी हैं जिनका जो काल है लगभग 2350 ईसा पूर्व है ना। उपदेष्टा के बाद में फिर हमारे पास आते हैं तंत्रकर्ता है ना। तो तंत्रकर्ता जो रहेंगे, तंत्रकर्ता हमारे पास वृद्ध सुश्रुत रहने वाले रहते हैं है ना। तो वृद्ध सुश्रुत जी जो है उसके तंत्रकर्ता हैं, जिनका काल जो है लगभग 1000 से 1500 ईसा पूर्व रहा है ना। उसके बाद में थर्ड वन तंत्रकर्ता के बाद में फिर हमारे पास आते हैं इसमें प्रतिसंस्कर्ता है ना। तो प्रतिसंस्कर्ता की अगर हम बात करें, प्रतिसंस्कर्ता जो है इसके सुश्रुत है, लगभग दूसरी जो है सदी इसका काल है, इनका काल है। और द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता जो है वो हमारे पास आते हैं नागार्जुन जी है ना। तो नागार्जुन जी का जो है वो 5वीं सदी यानी कि गुप्त काल जो है वो इनका रहा है। और लास्ट वन जो है इसमें पाठ शुद्धिकर्ता करके आते हैं। ठीक है, तो पाठ शुद्धिकर्ता जो है वो हमारे पास चंद्रट जी रहते हैं। ठीक है, जो जिनका लगभग 10वीं सदी जो है वो काल है। तो आप मुझे फटाफट से बताएंगे कि सुश्रुत संहिता के आद्य उपदेष्टा कौन है, जल्दी से फटाफट से कौन है। धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी। तंत्रकर्ता कौन हुए इसके, वृद्ध सुश्रुत। और हाँ, प्रतिसंस्कर्ता कौन हुए हमारे पास, सुश्रुत। ठीक है, तो हाँ, तंत्रकर्ता इसके वृद्ध सुश्रुत और प्रतिसंस्कर्ता इसके जो है वो सुश्रुत है। द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता इसके जो है वो कौन है, नागार्जुन जी है, जिनका काल 5वीं सदी या गुप्त काल रहा है ना। पाठ शुद्धिकर्ता जो है वो हमारे पास चंद्रट है, जिनका काल जो है वो लगभग 10वीं सदी रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनका जो है सुश्रुत का हल्का सा है। बाकी अगर हम सुश्रुत की बात करें तो आपने देखा होगा 2 बुक्स आप देखते हैं उसकी है ना। तो 2 पार्ट में ये डिवाइड रहती है जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास लगभग जो है वो 5 स्थान आते हैं। ठीक है, एक आता है कौन सा, सूत्र स्थान जो हम अभी कर रहे हैं ये है ना। उसके बाद में सूत्र स्थान के अंदर जो है वो हमारे पास 46 यहाँ लिखता हूँ ना। सबसे पहले जो आया वो आया सूत्र स्थान है ना। सूत्र स्थान के अंदर हमारे पास 46 चैप्टर्स रहते हैं है ना, ये पहला रहा। सेकंड वन स्थान कौन सा आता है फिर हमारे पास, सेकंड वन स्थान आता है हमारे पास निदान स्थान है ना। तो निदान स्थान में कितने चैप्टर रहते हैं फटाफट से बताएंगे, 16। हाँ, थर्ड थर्ड जो हमारे पास स्थान रहेगा वो हमारे पास रहता है शारीर स्थान, जिसके अंदर हमारे पास 10 है ना। 10 चैप्टर्स जो है वो हमारे पास रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ जो आता है हमारे पास वो आता है चिकित्सा स्थान है ना, जिसके अंदर हमारे पास 14 लगभग 40 चैप्टर्स रहते हैं, 40 चैप्टर रहते हैं। फिफ्थ वन जो आता है वो आता है हमारे पास कल्प स्थान। ठीक है, और कल्प स्थान के अंदर हमारे पास 8 चैप्टर रहते हैं है ना, जो कि पूरा का पूरा विष तंत्र और टॉक्सिकोलॉजी के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट बुक में आता है। सेकंड बुक में हमारे पास उत्तर तंत्र आता है पूरा। ठीक है, और जिसके अंदर हमारे पास 66 चैप्टर आते हैं ना, इनकी अभी हम अगले थर्ड चैप्टर में बात करेंगे है ना। तो ये इस तरह से हमारे पास 120 प्लस 66 चैप्टर करके जो है इसका ब्रेकअप रहता है। ठीक है, तो ये आप सबको पता ही है ना। और नेक्स्ट वन फिर हमारे पास जो है अगर हम टीकाओं की बात करें, ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टीकाएं हैं फिलहाल उनको देख लेते हैं जो सुश्रुत की रहती है और अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सुश्रुत की 9वीं सदी के अंदर जो है वो जेजट के द्वारा जो है, जेजट जी के द्वारा लिखी हुई जो है मतलब जेजट ने जो है इसके 9वीं सदी में जो है इसके ऊपर काफ़ी टीकाएं लिखी हैं।
उसके बाद में माधव जी की जो है वो रहती है, वो भी हमारे पास 9वीं सदी में रहती है। तो जिसमें सुश्रुत श्लोक वर्तिका है ना, क्या है सुश्रुत श्लोक वर्तिका है ना, ये सब हमने हिस्ट्री में करा हुआ है, ठीक है। तो फिर से उसको हम रिपीट करेंगे सारे रिवीजन सेशंस में। सुश्रुत श्लोक वर्तिका और प्रश्न सहस्त्र विधान, काफी इंपॉर्टेंट है ये, प्रश्न सहस्त्र विधान, ठीक है। ये हमारी 9वीं शताब्दी में रहती हैं टीकाएं, है ना। उसके बाद में फिर गयदास, ठीक है। तो गयदास की जो है वो न्याय चंद्रिका, आई थिंक ये पेपर इस बार 2020 में भी आ रखा था, है ना, आप में से दिया होगा पेपर। तो गयदास के द्वारा जो है वो न्याय चंद्रिका, गयदास ने जो है वो न्याय चंद्रिका जो है वो लिखी हुई है, न्याय चंद्रिका या बृहद पंजिका या पंजिका, है ना। तो गयदास की रहती है। और जो है गयदास को जो है वो हम चंद्रिकाकार भी कहते हैं, ठीक है। और जो न्याय चंद्रिका जो है वो निदान स्थान के ऊपर लिखी हुई है, किसके ऊपर, निदान स्थान के ऊपर। ये पूछ लेता है, ठीक है, दो ही बातें पूछता है वो, ठीक है। पर इस बार जो है वो सीधा सीधा इसका न्याय चंद्रिका के बारे में या बृहद पंजिका के बारे में ही पूछ लिया गया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास चक्करपाणी है। तो चक्करपाणी जी के बारे में सबने सुना होगा, है ना। तो चक्करपाणी जो है, चक्करपाणी जी, तो चक्करपाणी जी का जो है वो भानुमति रहती है, कौन सी रहती है, भानुमति, है ना। और किसके ऊपर है ये, सूत्र स्थान के ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर सूत्र स्थान के ऊपर है ना। बाकी भास्कर, दलहन और हरिनारायण चंद्र इन सबकी टीकाएं हैं जो हम हिस्ट्री में देखेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, एक तो माधव की है, गयदास की और चक्रपाणी। तो माधव की और जजट की नहीं याद रखो, तो एटलीस्ट गयदास और चक्रपाणी की तो आपने जरूर याद रखनी है। तो गयदास की जो है वो न्याय चंद्रिका है, कौन सी है, न्याय चंद्रिका, ठीक है। और 10वीं सदी में ये लिखी गई है, निदान स्थान के ऊपर है। और चक्रपाणी की कौन सी है, भानुमति, ये सूत्र स्थान के ऊपर, तात्पर्यिका भी कहते हैं इसको, 11वीं सदी में लिखी गई है। दलहन ने निबंध संग्रह और हरियाण चंद्र ने सुश्रुतार्थ संदीपन, है ना, ये लिखी हुई है, ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना, कोई बता देगा? यस सर। ठीक है, कोई ब्रेक होगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल साइलेंट है। चलिए ये हो गया। तो ओवरऑल हम देखें तो कुल 17 तरह की संस्कृत टीकाएं जो हैं वो सुश्रुतकान के ऊपर लिखी गई हैं, है ना। बाकी ये आप सबको पता ही है कि हिंदी टीकाओं के बारे में तो अंबिकादास शास्त्री जी की है और भास्कर गोविंद घाणेकर जी की है ना। भास्कर गोविंद घाणेकर जी की आयुर्वेद रहस्य दीपिका है और अंबिकादास शास्त्री जी की आयुर्वेद तत्र संदीपन है ना। तो ये हो गया। उसके बाद में सुश्रुतंत्र की बहुत सी विशेषताएं हैं, ठीक है, वो आप सबको पता ही है, वो हम हिस्ट्री में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना सा यहाँ पे देख के हम फर्स्ट चैप्टर को जो है वो शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है वो हमारे पास आता है, सबसे पहला पॉइंट कि शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अगतंत्र, रसायन और बाजीकरण, ये 8 अष्टांग जो है आयुर्वेद के बारे में, ये जो सीक्वेंस है सुश्रुत ने लिखा हुआ, पहले शल्य को, फिर शालाक्य को, 3rd नंबर पे काय चिकित्सा को, और 5th नंबर पे जो है किसको, कुमार भृत्य को, और 6th नंबर पे जो है वो अगतंत्र को माना हुआ है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास आता है कि इह खल्व आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधुस्पृष्टनाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस्य रक्षणम च, यानी कि पहले व्याधि का जो है वो वर्णन करा हुआ है, ठीक है। जबकि चरक का क्या है, प्रयोजनम च से स्वस्थ रक्षण आतुर से विकार परिश्रम। तो चरक ने पहले स्वस्थ की रक्षा करने को कहा है और फिर आतुर यानी कि व्याधि को पकड़ा हुआ है। लेकिन सुश्रुत ने क्या बोला, पहले व्याधि को पकड़ा हुआ है और फिर जो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए कहा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन जो आती है वो 3rd वन जो चीज आती है वो आती है शल्यतंत्र की प्रधानता, ठीक है। तो शल्यतंत्र की अगर हम प्रधानता देखें तो क्या है, 3 बातें जो हैं वो आपने बिल्कुल कंठस्थ करके याद रखनी है। क्या है, आशु क्रिया करनाथ, क्या है, आशु क्रिया करनाथ, जिसका मतलब है शीघ्र चिकित्सा एवं रोग मुक्ति देता है, रोगों से मुक्ति देती है, ये जो है शल्यतंत्र, है ना। उसके बाद में यंत्र, शस्त्र, शार, अग्नि, प्रणिधान, है ना, यानी कि यंत्र, शस्त्र, शार एवं अग्नि का प्रयोग होता है, ठीक है, जिससे कि जल्दी जो है हमें रोग से लड़ने में या रोग से छुटकारा मिलता है। एंड द 3rd वन इज सर्वतंत्र सामान्याश्च, क्या है, सर्वतंत्र सामान्याश्च, यानी कि सभी तंत्रों की चिकित्सा सामग्री का वर्णन होने से ये
जो है सर्वश्रेष्ठ ये प्रधानता है शल्यतंत्र की। 3 बातें आपने याद रखनी है, आशु क्रिया करणात्, यंत्र शस्त्र शार अग्निपर्णान और सर्वतंत्र सामान्याश्च, है ना। तो ये 3 चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है। फिर क्या है, शाश्वतम, है ना, शाश्वतम पुण्य स्वर्ग यश, है ना, आयुष्य वृत्ति कर चेती, है ना। तो क्या करता है ये, मतलब एक शाश्वत है, पुण्य है, स्वर्ग यश और आयुष, ये सब जो है वो प्रदान करने वाला है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर प्रमाण की बात करें तो प्रमाण जो है यहाँ पे 4 तरह का जो है वो आचार्य सुश्रुत जी ने कहा हुआ है। कौन कौन सा, नंबर 1 इज प्रत्यक्ष, सेकंड वन इज अनुमान, थर्ड वन इज आप्तोपदेश और फोर्थ वन इज उपमान। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो कितनी तरह का प्रमाण आया यहाँ पे, 4 तरह का। ठीक है, कौन कौन सा, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और प्रमाण। ठीक है, उसके बाद में पुरुष की बात करी हुई है। ठीक है, तो पुरुष की अगर हम बात करें तो अस्मिन शास्त्रे पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष है, जबकि चरक ने क्या कहा है, खादिष्ट चेतना षष्ठा धात्वे पुरुष समृत है ना। तो ये पुरुष के भेदों का वर्णन यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सुश्रुत ने क्या कहा हुआ है, अस्मिन शास्त्रे पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष है। ठीक है, जबकि चरक ने जो क्या कहा है, खाद्य चेतना षष्ठ धातुआ पुरुष समृत है। फिर हम लोक की बात करें तो लोक 2 तरह के जो है यहाँ पे कहे हुए हैं, कौन कौन से, स्थावर और जांगम। ठीक है, तो स्थावर और जांगम करके, स्थावर और जांगम करके जो है लोको ही द्विविधा करके, ऐसा यहाँ पे चरक सुश्रुत ने कहा हुआ है। उसके बाद में व्याधि की अगर हम बात करें तो तद दुख संयोगा व्याधि उच्यते। तो ऑब्वियसली जो है जो दुख जो है जिससे शरीर में दुख उत्पन्न हो उसे व्याधि कहा गया है। सुश्रुत सूत्र 1/22 के अंदर, 1/22 के अंदर क्या कहा है, तद दुख संयोगा व्याधि उच्यते, जिससे शरीर में दुख उत्पन्न होता है उसे जो है वो हम व्याधि कहते हैं। सुश्रुत ने क्या, चरक ने क्या कहा है, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते सुख संज्ञ आरोग्यम विकारो दुखमेव च, जबकि अष्टांग हृदय ने क्या कहा है, रोगस्तु दोष वैषम्यम। ठीक है, ये 3 चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद में व्याधि के आश्रय की अगर हम बात करें, ठीक है, तो व्याधि के आश्रय शरीर और मन होते हैं। और व्याधि के जो भेद है ना, भेद 4 तरह के यहाँ पे दिए हुए हैं। आगुंतज, ठीक है, आगुंतज जो मतलब ट्रोमा वगैरह हो जाता है ना। फिर शारीरिक, है ना, तो सोमेटिक टाइप के जो रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में मानस, तो साइकिक तरह के, और स्वाभाविक जो नेचुरल होते ही हैं, है ना। तो ये 4 तरह के भेद जो व्याधि के दिए हुए हैं। तो आगुंतक आएगा अभिघातज रूप टाइप, शारीरिक जैसे अन्न पान आदि के कारण उत्पन्न दोष विषमता जन्य, और मानसिक में हमारे पास आएगा इच्छा व द्वेष जन्य, जैसे क्रोध शोक भय विषाद इत्यादि से। और स्वाभाविक जो नेचुरल हमें होंगे ही होंगे, जैसे शुद्धा पिपासा जरा मृत्यु निद्रा प्रकृति, आपका मन नहीं करता है पढ़ने का, है ना, ये सब चीजें स्वाभाविक हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो हमने अभी कितने देखे, 9 पॉइंट्स देखे। फिर हम 10 पॉइंट पे आते हैं, है ना। सो 10 पॉइंट देख लिया हमने। अब हम आ जाते हैं 11 पॉइंट के ऊपर, है ना। तो 11 पॉइंट में जो है वो क्या है, 11 पॉइंट में व्याधि निग्रह के हेतु। ठीक है, तो व्याधि निग्रह के हेतु जो हैं वो हमारे पास 4 रहते हैं। ठीक है, ये निग्रह हेतु मतलब व्याधि, अब व्याधि तो लग गई ना हमें। ठीक है, उसका आश्रय क्या था व्याधि, व्याधि तो हमें पता ही था, व्याधि क्या थी, तद दुख संयोग व्याधि उच्यते। फिर व्याधि के आश्रय क्या थे, व्याधि का आश्रय था हमारा जो है शरीर और मन। और व्याधि के भेद कितने थे, अगुंतज था, शारीरिक था, मानसिक था और स्वाभाविक था। अब भैया जो व्याधि आई है उसको वापिस भी तो करना है ना, तो उस व्याधि को दूर करने के भी हमारे पास, उसको उसके निग्रह हेतु के भी हमारे पास 4 ही टाइप्स जो हैं, वो 4 ही भेद या 4 हेतु रहते हैं। क्या है, देखो, संशोधन, है ना, संशोधन, ठीक है, फिर संशमन, है ना, फिर आहार, ठीक है, और आचार, है ना। अभी संशोधन क्या होता है, संशोधन आपको पता है ना, जो हम वाहिया
वही राष्ट्रीय भी होता है, अंतरराष्ट्रीय भी होता है ना। वही राष्ट्र में आएगा जैसे शस्त्र, शार, अग्नि, प्रलेप इत्यादि का हम जो यूज करते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल रहेगा। इंटरनल जैसे पंचकर्म इत्यादि जो प्रक्रियाएं हैं वो हमारी इंटरनल रहेंगी, अभ्यंतर रहती हैं। संशमन भी पुनः जो है बाह्य और अभ्यंतर तरह का रहता है। तो संशमन में आलेप हुए, परिषेक, अवगा, अभ्यंग, शिरोबस्ती, कवल, गंडूश आदि इत्यादि। और अभ्यंतर में पाचन, लेखन, बृहन, रसायन, बाजीकरण, विष प्रशमनम, ये सब जो रहते हैं। आहार आपको बताइए 4 तरह का है सुश्रुत ने, लेहा, पेय, अद्य और भक्ष्य, है ना। और आचार आपको बताइए जो भी हम हमारा शारीरिक, बातचीत और जो बोलना होता है ना, और बातचीत और मानसिक, वो सारा आचार में आएगा। तो संशोधन, संशमन, आहार, आचार, सम्यक प्रयुक्त, निग्रह हेतु, ये 4 तरह के हमारे पास रहते हैं। फिर प्राणियों के बल, वर्ण व ओज का मूल, ओज का मूल क्या है? आहार है। तो आहार को यहाँ पे, आहार की यहाँ प्राधानता बताई हुई है। क्या बोला है कि प्राणियों का मूल क्या है? आहार है। तो आहार से बल, वर्ण व ओज की उत्पत्ति होती है। आहार किसके अधीन होता है? आहार षड रस के अधीन होता है। रस द्रव्यों के आश्रित है, वो द्रव्य औषधियां हैं। ठीक है, फिर अब हम औषध की बात कर लेते हैं। तो औषध 2 तरह का रहता है, स्थावर भी रहता है और जांगम भी रहता है। अब आपको बताइए कि स्थावर हमारे पास 4 तरह का आता है, वानस्पत्यो, वृक्ष, विरुद्ध और औषध, है ना, यही रहता है ना। तो जो वनस्पति होता है, वृक्ष, वानस्पत्य, वानस्पत्यो, तो इसमें क्या रहेगा? पुष्प रहेगा। तो और वृक्ष, वृक्ष की जगह चरक ने क्या कहा है? वृक्ष की जगह कोई बता सकते हैं मेरे को? वानस्पत्य। वानस्पत्य, ठीक है। तो वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषधि, ये किसने कहा है? ये सुश्रुत ने कहा है। अब मैंने आपको इसको इजीली, क्योंकि क्वेश्चन बनता आ रहा है लगभग लगभग, और वहां पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कंफ्यूजन होती है। तो इसको याद करने के लिए हमने क्या करना है? मैंने आपको कहा था कि पति को ना, पति को क्या देना है हमेशा? पति, वनस्पति, है ना। पति को क्या देना है? फल देने फल। हैं, है ना। पति को हार नहीं देना, फूल नहीं देने। तो जिसमें सिर्फ मतलब अपुष्पा फलवंतो, है ना, जिसमें अपुष्पा मतलब पुष्प नहीं होंगे, फल होगा, है ना, वो वनस्पति रहेगा। जिसमें पुष्प और फल रहेंगे, है ना, वो वृक्ष, सुश्रुत के अकॉर्डिंगली। और चरक के अकॉर्डिंगली क्या रहेगा? वो वानस्पत्य, है ना। और विरुद्ध तो आपको पता ही है, प्रतान, जो भी लताएं वगैरह होती हैं। और जब भी फल का पाक हो जाता है तो औषध बन जाता है। ठीक है, तो अपुष्पा फलवंतो इज वनस्पति, पुष्प फलवंतो इज वृक्ष, प्रतानवत्य स्तंभनिश्च विरुद्ध, और फल पाक निष्ठा औषधि। ठीक है, ये हो गया। अब जांगम आप सबको बताइए, जरायुज रहता है, अंडज रहता है, स्वेदज रहता है, और औद्भिद रहता है ना। और जरायुज बता सकते हो कोई एग्जांपल? जो प्लेसेंटा होता है जिसमें हाँ, होता है। हाँ, ठीक है। अंडज जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, स्वेदज जैसे कृमि, कीट, पिपलिका जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं, और औद्भिद जो पृथ्वी से निकल के बाहर आते हैं, जैसे इंद्रगोप, मंडूक इत्यादि, है ना। और इन चारों को आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है? चतुर्विध भूतग्राम। क्या कहा है? चतुर्विध भूतग्राम। ठीक है, तो ये चतुर्विध भूतग्राम भी इनको कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट में आता है चतुर्विध वर्ग। तो चतुर्विध भूतग्राम इज जरायुज, अंडज, स्वेदज एंड औद्भिद। whereas चतुर्विध वर्ग इज स्थावर, जांगम, पार्थिविक और कालकृत औषधि। क्या रहता है? स्थावर, जांगम, पार्थिविक और कालकृत औषधि। ठीक है, तो ये हमारे पास चतुर्विध वर्ग रहेगा, जिसमें स्थावर वाले में 8 प्रयोज्य अंग रहते हैं। तो लेवल 1 लेवल 2 में हमने देखा ही होगा। त्वक, पत्र, पुष्प, फल, मूल, कंद, निर्यास, स्वरस, है ना, ये सब रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जांगम हुआ तो रक्त, वाल, नख, है ना, इत्यादि जो होते हैं। पार्थिविक तो आप सबको पता ही है, जैसे जो भी पृथ्वी से हमें मिलते हैं, लवण हुआ, सुधा, सिक्ता, मणि, स्वर्ण, स्वर्ण, रतन मतलब रजत, ताम्र, है ना, वो सब कान से जितना भी रहेगा। उसके बाद में फिर हमारे पास नेक्स्ट वन रहता है कालकृत औषधि। तो कालकृत औषधि जो है
वो हमारे पास रहती है कि वायु का अति संचार, वायु रहित प्रदेश, धूप छाया, चांदनी रात, अंधेरा ना, उष्ण वर्षा, दिन रात, है ना, ये जितने भी होते हैं जिनका चिकित्सा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंस होता है वो कालकृत विशेषताएं हैं। ठीक है, तो काल के हिसाब से जो भी चीजें रहती हैं, है ना, हमने टाइमली जो देख देना, जैसे सपोज करो गैस की गोली है रेविप्राजोल वगैरह, वो खाली पेट देते हैं ना, वो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, उस पक्ष में नहीं जा रहा। हमारे आयुर्वेद में भी जो है वो हर औषधि का एक काल है देने का। ठीक है, तो कालकृत औषधि इस तरह से अपनी याद रखना, स्थावर जंगम पार्थिव कालकृत औषधि। ठीक है, चतुष्टय, चतुष्टय जो रहता है, तो चतुष्टय 4 तरह का रहता है और ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या रहता है? पुरुष, व्याधि, औषधि और क्रियाकाल। क्या क्या रहेगा? पुरुष, व्याधि, औषधि और क्रियाकाल। ठीक है, तो पुरुष, व्याधि, औषधि और क्रियाकाल, इसको जो है हम चतुष्टय कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया सबको। तो आई थिंक इस चैप्टर में इतना ही है ना। तो कुल मिला के 15 पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर, मैंने तो बड़ा लंबा कर दिया। अदरवाइज आप देखो इसके अंदर तो फटाफट क्या है, शल्यशाला के काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार तंत्र, कुमार भृत्य, अगतंत्र, रसायन बाजीकरण। फर्स्ट पॉइंट, एक खल वायु प्रयोजन, व्याधि स्पृष्ट नाम, व्याधि परिमोक्ष, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण च। जबकि चरक ने क्या कहा है, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण, आतुर से विकार प्रश्नम च। शल्यतंत्र की प्रधानता क्यों है? शल्यतंत्र की प्रधानता इसलिए है क्योंकि ये आशु क्रिया करनाथ है, ये यंत्र शस्त्र शार अग्नि परिधान है, ये सर्वतंत्र समानश्च है। ठीक है, अगला अगला पॉइंट क्या है? फोर्थ, शाश्वत है, पुण्य है, स्वर्ग है, यश और आयुष्य देने वाला है, वृत्ति करे ये देने वाला है। प्रमाण 4 तरह के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, उपमान। पुरुष, पुरुष जो है अस्मिन शास्त्रे पंचमहाभूत शरीर समवाय पुरुष है। जबकि चरक ने क्या कहा है, खाद्य से चेतना, चेतना षष्ठ धात्व पुरुष समृत है। लोग 2 तरह के हैं, स्थावर और जांगम। तद व्याधि क्या है? तद दुख संयोगा व्याधि उच्यते। व्याधि के आश्रय 2 हैं, शरीर और मन। व्याधि के भेद जो हैं वो 4 हैं, शारीरिक, आगुंतज, मानसिक और स्वाभाविक। ठीक है, उसके बाद में 4 तरह के, अब ये जो व्याधि होगी है इसको निग्रह करने के लिए हमारे पास संशोधन, शमन, आहार और आचार। ठीक है, ये इसके निग्रह हेतु हैं। ठीक है, ये 4 तरह के रहते हैं। प्राणियों का बल जो है, बल वर्ण वो जो है, इन सब का मूल क्या है? इनका मूल आहार है। औषध 2 तरह की है, स्थावर और जांगम। वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषध। इसमें वनस्पति मतलब सिर्फ फल रहेगा, पुष्प नहीं रहेगा, क्योंकि पति को हमेशा फल देना है, पुष्प नहीं देना, याद रह जाएगा, भूलेगा नहीं। वृक्ष में दोनों ही रहेंगे, पुष्प फलवंतो वृक्षा। प्रतान जो है वो विरुद्ध में रहेंगे और फल का पाक होकर औषध बन जाएगा। जांगम रहा तो जरायु, जंडस, स्वेदज और उद्भिद, ये 4 रहेंगे, इनको चतुर्विद भूतग्राम भी कहते हैं। चतुर्विद वर्ग जो है वो स्थांगम, जांगम, पार्थिविक, कालकृत औषधि रहती है। इसके 8 प्रोज्यांग मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और चतुष्टय में पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल ये रहते हैं। इनके निमोनिक्स आप लेवल 2 से देख सकते हो। ठीक है, तो ये 15 तरह के जो हैं वो पॉइंट हमारे पास आते हैं। याद रह जाएंगे सबको? याद रह जाएंगे सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत फर्स्ट चैप्टर में? सबका क्लियर है? यस सर। आगे चलें, है ना, सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में कुछ भी नहीं है। सेकंड चैप्टर में हमारे पास छोटा सी बात है कि जो आपने याद रखने हैं, शिष्य के वस्त्र कषाय वर्णी होने चाहिए और व्रणित रोगी के वस्त्र जो है वो श्वेत वर्णी होने चाहिए। उपनयन हेतु ब्रह्मा की स्थापना दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। तो इस चैप्टर का जो नाम है ना वो शिष्य उपनयन अध्याय है। ठीक है, तो इसमें क्या है, शिष्य के गुण है, उपनयन और अध्ययन काल के बारे में बताया गया है। लेवल 2 से आप थोड़ा सा देख सकते हो डिटेल में, या लेवल 1 से आप देख सकते हो। तो शिष्य के क्या गुण है, उपनयन क्या होता है ना, शिष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और अध्ययन काल और स्थान। मतलब जस्ट उससे क्वेश्चन बनता नहीं है, क्वेश्चन बन सकता है तो शिष्य के वस्त्र पूछ सकता है। कषाय वर्णी के होते हैं, प्रणित रोगी वस्त्र जो है वो श्वेत वर्णी होता है। उपनयन हेतु जो है वो ब्रह्मा की स्थापना जो है वो दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। ठीक है, बाकी दाढ़ी केश लोम जो है वो 4 पक्ष में कटवाने को कहा, खैर वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ठीक है, सेकंड चैप्टर के 3 पॉइंट याद रहेंगे सबको? बताओ, शिष्य के वस्त्र कैसे रहेंगे? कषाय वर्ण। काय वर्णी। और व्रणित रोगी के वस्त्र कैसे रहेंगे? श्वेत वर्णी। और उपनयन हेतु जो हमने ब्रह्मा की स्थापना करनी है वो कौन सी दिशा में करनी है? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में। ठीक है, ये अपने याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। अगला जो चैप्टर है फिर वो हमारे पास थर्ड वन आता है। ठीक है, तो थर्ड वन चैप्टर जो है वो अध्ययन संप्रदानीय अध्याय है। ठीक है, तो जिसमें सूत्र स्थान के अंदर 46 चैप्टर हैं,
लगभग 2094 इसके अंदर सूत्रास हैं। निदान स्थान जो है इसके अंदर 16 जो हैं वो चैप्टर्स हैं। 528 जो हैं इसके अंदर सूत्रास हैं, सूत्र हैं। शारीर स्थान जो है 10 चैप्टर हैं। 440 जो है इसके अंदर सूत्र हैं। चिकित्सा स्थान जो है 40 चैप्टर्स हैं, लगभग 2032 जो है इसके अंदर श्लोकास हैं, सूत्र हैं। कल्प स्थान जो है वो 8 चैप्टर है, लगभग 555 है ना, याद रहता है हमेशा 555, ठीक है, मुगली घुट्टी 555 करके है ना। तो कल्प स्थान काक के मतलब काक हम छोटा बच्चे को देते हैं 555, आएगा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, वैसे ही बात कर रहा हूँ। उत्तर तंत्र 66 2651 है ना, 2651 सूत्र रहते हैं, ठीक है। तो लगभग 8300 सूत्र रहते हैं, 8300 सूत्र मतलब हैं किसके अंदर, सुश्रुत के अंदर, और लगभग 120 + 66 यानी कि 186 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद में चिकित्सा के पर्याय के ऊपर फोकस करना है। 4 तरह के रहते हैं चिकित्सा के पर्याय हमारे पास, ठीक है। तो कौन कौन से रहते हैं? चिकित्सा, प्रायश्चित, प्रशमनम और शांति कर्म, ठीक है। उसके बाद में देखो एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता देता हूँ, वो आपने याद रखनी है, ठीक है। वो ये याद रखनी है कि सूत्र स्थान में तो हमने सब देख लिया। उत्तर तंत्र का थोड़ा सा ब्रेकअप केवल पूछता है। तो उत्तर तंत्र में ना फर्स्ट चैप्टर से लेके 26 चैप्टर तक के जो जितने भी अध्याय हैं वो शालाक्य तंत्र से रिलेटेड है। किससे? शालाक्य तंत्र से, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास 27 से लेकर 38 तक के जो चैप्टर्स हैं वो हमारे पास कुमार भृत्य से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कुमार भृत्य से रिलेटेड है। उसके बाद में 39 से 59 तक के जो चैप्टर्स हैं वो हमारे पास केसी यानी कि कुमार भृत्य काय चिकित्सा से रिलेटेड है ना। फिर 60 से 62 तक के जो चैप्टर्स हैं वो हमारे पास भूत विद्या से रिलेटेड है ना। और जो हमारे पास लास्ट के अंतिम 4 चैप्टर है 63 से लेके 66 तक, इनको हम इन 4 चैप्टर्स को हम तंत्र भूषण कहते हैं, ठीक है। तो ये तंत्र भूषण लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें जो है रस भेद विकल्प, स्वस्थ वृत्त, तंत्र युक्ति और दोष भेद विकल्प है। तो केवल पूछ लेता है कि स्वस्थ वृत्त का वर्णन कहाँ पे है, उसके अंदर सुश्रुत के अंदर, तंत्र भूषण के अंदर है, ठीक है। तो ये ब्रेकअप याद रखना है कि 1 से 26 चैप्टर शालाक्य के हैं, 27 से 38 चैप्टर कुमार भृत्या के हैं, 39 से 59 चैप्टर कुमार ये क्या है वो काय चिकित्सा के हैं, 60 से 62 भूत विद्या के, 63 से 66 जो है वो तंत्र भूषण के हैं, ठीक है। और तंत्र भूषण के अंदर 4 चैप्टर रहते हैं लास्ट के, जिसमें रस भेद विकल्प, स्वस्थ वृत्त, तंत्र युक्ति और दोष भेद विकल्प के बारे में कहा गया है। उत्तर तंत्र जो है श्रेष्ठ होने के कारण, अनेक विषय संग्रह होने से एवं उत्तर में होने से इसको उत्तर तंत्र कहा जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। क्लियर वन है ना, याद रहेगा सबको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार इजी वाला। अच्छा अच्छा, उसमें राज है चिकित्सक है ना, और अर्ध ज्ञान निंदनीय है ना, और अध्ययन विधि ये आपने लेवल 2 से या लेवल 1 से देख लेना है, ठीक है। थर्ड चैप्टर में। अब 4th 1 चैप्टर आता है फिर हमारे पास प्रभाषणीय अध्याय। प्रभाषणीय अध्याय, प्रभाषण, पढ़े हुए शास्त्र को फिर अर्थ रूप में व्याख्यान करना, ठीक है। कि जैसे आपका जो है मैडम ने ये करा दिया था 1 to 16 चैप्टर्स आपके उन्होंने करा दिए हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर से उनको उसी को रिपीट कर रहा हूँ, उसी के ऊपर दोबारा से प्रभाषण दे रहा हूँ, है ना। तो ऐसा समझ लो, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक, लेकिन फिर भी इसको याद रखना है। अच्छा, इसके अंदर ना मार्क कर लीजिएगा, वैसे मैंने बताया हुआ है आपको फर्स्ट में भी और 2 में भी लेवल में, कि एक ना एक श्लोक है सुश्रुत सूत्र 4/4 का 4th, ठीक है। तो उसमें है यथा खरश्च चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य एवं ही शास्त्राणि बहुधीयत्य चार्थु मूढ़ा कर विदहंती। कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या होता है? पढ़ा है क्या होता है? कल बताइएगा, ठीक है। 4/4 हाँ बताओ। तो यही है कि अगर गधे के ऊपर चंदन ला दिया जाए तो उसको उसका वैल्यू नहीं समझ पाता, ऐसे ही तो उसको ही रटना नहीं पड़ेगा, उसका अर्थ भी जानना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड, ठीक है। ये वैसे ही है, मतलब कई बार बाई बास में प्रैक्टिकल्स को पता होना चाहिए कि यार ये वाला जो चीज़ है ना ये वहाँ पे है,
पेपर में नहीं आएगी लेकिन, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखना है कि ये चीज़ वहाँ पे है तो है, ये बार कोई वैसा हो एग्जाम में तो पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा, इसी चैप्टर के अंदर ना एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, वो है कि एक तस्कर वैद्य का वर्णन आया हुआ है ना, तस्कर वैद्य का। तो बोलता है कि शास्त्र को गुरुमुख से पढ़कर जो वैद्य कर्माभ्यास कर चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होता है वह वैद्य हैं, और उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, तस्कर वैद्य हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, एक तो इसका क्या प्रभाषण मतलब अधीत शास्त्र का अध्ययन प्रख्यान करना जो है, इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में द्वारा से व्याख्यान करना, पढ़े हुए शस्त्र को फिर से अर्थ रूप में व्याख्यान करना, ये आया हुआ है। तस्कर वैद्य के बारे में आया हुआ है, और वो जो खर चंदन भारवायु भारत से वेता नातु चंदन से वाला रेफरेंस है वो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये 4th चैप्टर के अंदर इतना ही है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, समझ में आ रहा है इजीली? बोलो भाई, नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इंटरेस्ट बन रहा है सबका अब थोड़ा थोड़ा रिवीजन वाले मोड में, कि अभी भी वैसा ही लग रहा है? बन रहा है सर। 5th चैप्टर की हम बात कर लेते हैं अब। तो 5th चैप्टर का जो नाम है वो है अग्रोपहरणीय अध्याय, ठीक है। तो बोलता है किसी भी कर्म से पूर्व यंत्र एवं अन्य सामग्री को संग्रह करने को अग्रोपहरण कहते हैं। तो अग्रोपहरण का मतलब पहले तो ये पता होना चाहिए, किसी भी कर्म से पूर्व यंत्र एवं अन्य सामग्री को जो हम इकट्ठा करते हैं, कोई भी प्रोसीजर करना है, कुछ भी, जैसे आप भी तैयारी कर रहे हो तो क्या करते हो, किताबें वगैरह जितनी भी हैं सब कुछ पहले कलेक्ट करते हो, है ना, फिर उसके बाद में पूरी तैयारी करते हो। कोई भी हमने प्रोसीजर करना होता है, चाहे वो शल्य का, चाहे पंचकर्म, कुछ भी करना हो, तो उसके जो भी हमें सामान चाहिए, घर बनाना है उसके लिए ईंट, बजरी, सीमेंट, कुछ भी चाहिए, वो है, या कुछ भी करने से पहले, कोई भी कर्म करने से पहले जो भी हमें चीजें इकट्ठी करनी होती है, उनके संग्रह करने को हम क्या, सुश्रुत ने क्या बोला है, अग्रोपहरणीय अग्रोपहरण कहा हुआ है, ठीक है। जबकि चरक ने इस प्रकार से संभार संग्रह शब्द यूज करा है, जिसका वर्णन कौन से चैप्टर में किया हुआ है, चरक सूत्र 16। क्या नाम है उस चैप्टर का? उपकल्पनीय अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय, ठीक है। हाँ, आगे हम बात करते हैं त्रिविध कर्म। त्रिविध कर्म के बारे में सबको पता ही है, क्या होते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ठीक है। तो अगर हम बात करें शस्त्र कर्म की, तो चरक ने जो है वो क्या कहा हुआ है, पाटन, वेदन, छेदन, लेखन, प्रच्छान और सीवन, यानी कि 6 तरह का जो है वो कहा हुआ है। सुश्रुत ने 8 तरह का क्या कहा हुआ है, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आहरण, विश्रावण और सीवन। जबकि भागवत ने ये 8 वाले तो हैं, ठीक है, और इसमें उत्पाटन, कुंटन, मंथन, दहन और ग्रहण ऐड करके 13 कहे हुए हैं। तो शस्त्र क्रम चरक ने कितने कहे हैं, 6 कहे हैं। इसका निमोनिक आपको बताया हुआ है चरक का, पीवीसी लाए पेरिस से, ठीक है, याद रखना है उसको, ठीक है। तो पीवीसी लाए पेरिस से, पाटन, वेदन, छेदन, लेखन, प्रच्छान, सीवन। और सुश्रुत ने क्या कहा हुआ, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आहरण, विश्रावण और सीवन, ठीक है। और भागवत ने क्या कहा है, उपरोक्त 8 प्लस उत्पाटन, कुंटन, मंथन, दहन और ग्रहण, ठीक है। ये हो गया, आगे चलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वन जो है फिर हमारे पास परिक्रमी के बारे में जो है वो आता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो क्या है परिक्रमणेश्च, कैसे होने चाहिए, इसके गुण क्या होने चाहिए, परिक्रमी जो होता है इसके गुण क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। ये स्निग्ध, स्थिर और बलवंता, ये काफी बार आप देखोगे ओल्डर पेपर्स में, तो वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। स्निग्ध होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और बलवंता होना चाहिए, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद में फिर हमारे पास नेक्स्ट वन आता है शस्त्र कर्म, सॉरी वर्ण के गुण। तो वर्ण के गुण जो हैं, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका ये श्लोक ही आपने जो है वो याद रखना है। क्या है, तत्र आयतो, है ना, तत्र आयतो, आयतो मतलब पर्याप्त लंबा, विशाल पर्याप्त चौड़ा, ठीक है। सम सुविविक्तो मतलब सुविविक्त, है ना। फिर निराश्रय, निराश्रय मतलब मर्म आदि के आश्रित ना हो, जिसमें पुय आदि का भी आश्रय ना हो, ठीक है।
तो इति वर्ण गुणा, है ना। और तो आयतश्च विशालश्च सुविविक्तो निराश्रय प्राप्त काल कृत्रशापी, इसमें मिस है वो, इसको ऐड कर लीजिएगा क्योंकि पूरा सूत्र ही याद करना है। प्राप्त काल कृत्रशापी वर्ण कर्मणि शस्यते, ठीक है। तो ये जो है इसका सूत्र ही आपने पूरा का पूरा ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो मतलब आयत मतलब पर्याप्त लंबा हो, विशाल पर्याप्त चौड़ा हो, सुविविक्त हो, निराश्रय मर्म आदि के आश्रित ना हो, जिसमें पुय आदि का भी आश्रय ना हो, प्राप्त कालकृत जिसका उचित समय पर भेदन किया गया हो, प्राप्त कालकृत शापी वर्ण कर्मणि शस्यते, मतलब प्राप्त कालकृत का मतलब जिसका उचित समय पर भेदन किया गया। तो ये जो है वो प्रशस्त्र वर्ण के गुण हैं, याद रखिएगा किसके हैं, यहाँ पे ऐड कर लेना, प्रशस्त्र वर्ण के गुण हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आता है शल्य चिकित्सक के गुण। तो शल्य चिकित्सक के गुण भी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। क्या है, शौर्य, शौर्य होता है मतलब बॉल टाइप का, ठीक है। आशु क्रिया, आशु क्रिया मतलब जल्दी से एक्शन लेने वाला, है ना, फटाफट से, ऐसे पेशेंट आया नहीं इमरजेंसी में, फटाफट से सारा काम करने वाला, है ना। फिर शस्त्र तैक्षण्यम, है ना, उसके पास क्या हो, मतलब शस्त्र हो पूरे जो कि शार्प एज वाले हों, है ना, तीक्ष्ण हो, इस तरह का। उसके बाद में अस्वेद और अबेप्थु, अस्वेद और अबेप्थु मतलब जिसको मतलब ऐसे ना हो कि पेशेंट को देख के जिसको पसीना आ जाए और उसके हाथ पैर काम पड़े, तो अस्वेदश्च अबेप्थु, ठीक है। तो पसीना ना आए और हाथ पैर भी वो काम पे नहीं प्रोसीजर के टाइम पे, ठीक है। असमोहश्च, असमोहश मतलब कॉन्फिडेंस हो कि हाँ कि ये सर्जरी मैं कर लूंगा भैया, इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं अकेले भी कर लूंगा, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। वेदस्य शस्त्र कर्मणि शस्यते, तो क्या है, शौर्य आशु क्रिया, ठीक है, शस्त्र तैक्षण्यम, अस्वेदश्च वेप्थु, असमोह, ठीक है। तो ये सारे गुण होने चाहिए, ये 6 के 6 गुण होने चाहिए शल्य चिकित्सक के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये त्रियक छेदन। तो त्रियक छेदन क्या है, भ्रू, शंख, ललाट, गंडस्थल, अक्षिवर्तम, ओष्ठ, दंतवेष्ट, कक्षा, कुक्षी और वक्षण। तो जितने भी ना हमारे मतलब ऊपर वाली आपने देखी ना, भ्रू हुआ, शंख हुआ, ललाट हुआ, अक्षी हुआ, ओष्ठ हुआ, दंत हुआ, है ना, और साथ में कक्षा, कुक्ष और भक्षण याद रखना है, ठीक है। के बी, के बी, है ना, इसका निमोनिक है वहाँ पे लेवल 2 में, वहाँ से देखिएगा, कक्षा, कुक्षी, भक्षण, ठीक है। तो इन स्थानों पर त्रियक छेदन करना है। कैसा छेदन करना है, त्रियक छेदन करना है, ठीक है। अर्धचंद्राकार, तो गुदा और मेड के अंदर अर्धचंद्राकार करना है, ठीक है। तो गुदा और मेड के अंदर अर्धचंद्राकार, ठीक है। और कहते हैं कि अपने अपने हाथों और पैरों को मतलब चांद की तरह है, इन्हें जमीन पे मत रखो, है ना, ऐसा कुछ है ना। तो याद रखना है कि मतलब अगर चांद की बात है तो भैया हाथ और पैरों की बात हो रही है, ठीक है। तो हाथ और पैर के तलवों को जमीन पे मत रखो क्योंकि ये चांद की तरह है, ठीक है। तो हाथ और पैरों के तलवों में चंद्राकार करना है, तो ऑब्वियसली फिर गुदा और मेड में अर्चंद्राकार ही आएगा, ठीक है। तो भ्रू, शंख, ललाट, गंडस्थल, अक्षिवर्तम, ओष्ठ, दंतविष्ट, कक्षा, कुक्षी, वक्षण, के बी, ठीक है। तो ये मतलब जो भी ऊपर ऊर्व जत्रु के बी, कक्षा, कुक्षी, वक्षण, इनमें जो है वो त्रियक, गुदा मेड में अर्धचंद्राकार, हाथ और पैर के तलवों में चंद्राकार, और बाकी जो बच गए उन सभी में जो है वो सीधा छेदन जो है वो करा जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उसके बाद में अभुक्त शस्त्र कर्म, ठीक है। तो अभुक्त शस्त्र कर्म कोई बता सकता है क्या होता है, खाना खा के या खाना खाने के बाद में? खाली बिना पेट खाना खिला, बिना बिना खाए। हाँ, अच्छा, इससे पहले ना एक बात मैं बताना भूल गया, वो ये कि त्रियक छेदन, अर्धचंद्राकार, चंद्राकार और सीधा छेदन, अगर हम मतलब उपरोक्त छेदन करने से ना करने से क्या हानि होंगी, अगर आप मतलब त्रियक की जगह अर्धचंद्राकार कर दोगे, चंद्राकार की तरह अर्धचंद्राकार कर दोगे, और सीधे की जगह चंद्राकार कर दोगे, तो क्या हानियां हो सकती हैं। तो सिरा स्नायु छेदन हो सकता है, याद रखना है क्या क्या हो सकता है। एक तो सिरा स्नायु छेदन हो सकता है, सिरा स्नायु छेदन हो सकता है ना। बंदे को अति वेदना हो सकती है, ठीक है। फिर चिरात
वर्ण सरोह अर्थात वर्ण का धेरी से बढ़ना, ठीक है। और मास कंदी प्रादुर्भाव, मास कंदी प्रादुर्भाव क्या होता है? जो किलोइड होता है। किलोइड के पेशेंट्स देखे हैं आपने, मोस्टली स्टर्नम के ऊपर, है ना। और किलोइड जो होती है, किलोइड फॉर्मेशंस जो होती हैं वो हो सकती हैं। तो क्या हो सकता है? शीघ्र स्नायु छेदन, अतिवेदना, चिरात वर्ण सरोह अर्थात वर्ण का धेरी से बढ़ना, और मास कंदी प्रादुर्भाव, किलोइड फॉर्मेशंस टाइप, ये सब हो सकती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं ऐसे रीजनिंग टाइप के, तो पूछ सकता है, ठीक है, कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसकी हम प्रैक्टिस अब शुरू करेंगे, ठीक है। फिर अभुक्त शस्त्र कर्म, अभुक्त शस्त्र कर्म मतलब खाली पेट शस्त्र करने योग्य व्याधियां, ठीक है। तो कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले याद रखना है आपने मूढ़ गर्भ। क्या याद रखना है? मूढ़ गर्भ, ठीक है। भागवत ने भी कहा है मूढ़ गर्भ, ठीक है। फिर आपने अब देखना है अश्मरी। क्या याद रखना है? अश्मरी, भागवत ने भी कहा है अश्मरी, ठीक है। फिर आपने याद रखना है, क्या याद रखोगे? उदर रोग, ठीक है, जो मैंने पहले पर लिखा हुआ उदर रोग, भागवत ने भी कहा है उदर रोग, ठीक है। और फिर क्या बच गया? अर्श, भगंदर और मुख रोग, ठीक है। तो मुख्य रोग जो है वो भागवत ने भी कहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या आए? मूढ़गर्भ, उदर, अर्श, अश्मरी, भगंदर और मुख्य रोग, ये तो कहे सुश्रुत में। जबकि भागवत ने मूढ़गर्भ, ठीक है, अश्मरी, मुख्य रोग और उदर रोग कहा हुआ है, वहां पे अर्श का वर्णन और भगंदर का वर्णन नहीं आया है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। बाकी अब जो पट्टी हमने बांधी है ना, वो कब कब खोलनी चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए, उसके बारे में याद रखो। तो हेमंत, शिशिर और बसंत, हे शिव, हे शिव में थर्ड डे पर वर्ण की पट्टी खोलें। तो हे शिव में थर्ड, तीसरे दिन पर वर्ण की पट्टी को खोला जाता है, ठीक है। जबकि ग्रीष्म, वर्षा और शरद में सेकंड डे पर वर्ण की पट्टी को खोला जाता है। तो ग्रीष्म, वर्षा और शरद में सेकंड डे पर वर्ण की पट्टी को खोलें, ठीक है। उसके बाद में शस्त्र निपात जन्य व्रण पीड़ा में दर्द होता है ना, वहां पे बहुत दर्द होता है, ठीक है। तो क्या करना है? यष्टि मधु के चूर्ण से युक्त कोष्ण घृत का सिंचन करना है, ठीक है। क्या करना है? शस्त्र निपात जन्य वेदना को दूर करने हेतु कोष्ण यष्टि मधु सिद्ध घृत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद वर्ण धूपन द्रव्य है तो गुगलू, अग्रु, सर्जरस, वच, गोल, सशर्प आदि, है ना। वर्ण में संक्रमण को रोकने हेतु रक्षा कर्म विधान किया जाता है। रक्षा कर्म के पश्चात वर्णितोपासन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो व्रण बंधन के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो कौन कौन से बताएंगे? हे शिव में कितने दिन के बाद पट्टी खोलनी है? 3 दिन बाद। और ग्रीष्म, वर्षा, शरद में ओब्वियसली अब मतलब हाँ सेकंड डे पे। दो ही कंडीशन है, 2 दिन। थर्ड डे और सेकंड डे, दो ही कंडीशन है हमारे पास। तो आपको जब एक निमोनिक याद रहेगा कि हे शिव थर्ड डे पे, है ना। हे शिव कैसे थर्ड डे पे कैसे याद रखोगे? भगवान शिव के कितने नेत्र हैं? एक बीच में भी होता है ना जो हाँ 3 नेत्र जो बंद रहता है, हाँ। तो 3 नेत्र हैं, हे शिव थर्ड, 3 नेत्र, तो याद आ जाएगा। फिर ऑब्वियसली 3 नेत्र बच के कृष्ण, वर्षा, शिव, तो उसमें सेकंड ही होगा, है ना। एक को पकड़ना है और दूसरी को ट्रैक करना है, तो मतलब इससे थोड़ा इजीली होगा। दोनों के बनाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो एक बनाओ, एक को वहां से निकाल लो। तो हे शिव थर्ड, तीसरी आंख, है ना, याद आ जाएगा तुरंत। और वर्षा, ग्रीष्म, वर्षा, शरद का तो याद ही रहेगा कि उसको सेकंड दिवस पे कर देना है। और नॉर्मली अगर हमने पट्टी बांधनी हो तो कब, कितने दिन पे कहा है सुश्रुत ने चेंज करने को? मतलब नॉर्मली, सामान्यतः थर्ड डे पे, ठीक है। कितने डे पे? थर्ड डे पे ही कहा है, ठीक है। उसके बाद में जो व्रणित बंदा है, सुश्रुत ने बोला है व्रणित के लिए वर्ज्य, तो अजीर्ण, व्याम, वैवाय, हर्ष, क्रोध, भय, ये जो है वो वर्ज्य हैं। और दिवा स्वप्न करने से कंडू, रुजा, राग, शोष पुयकृत होता है, ये भागवत ने कहा हुआ है,
ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है, बाकी लेवल 2 लेवल 1 से इसको चेक करना है। अब 6 चैप्टर को फटाफट से देख लेते हैं, है ना। तो ऋतुचर्या की बात करते हैं, है ना, यही चैप्टर है ना, 6 चैप्टर कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। तो ऋतुचर्या, तो ऋतुचर्या में अच्छा सबसे पहले ये बता दूं, जनपदोध्वंस। चरक ने क्या कहा है, जनपदोध्वंस। ये बताओ कि चरक ने जनपदोध्वंस चैप्टर में कौन से उसमें स्थान में बात करी हुई है? विमान स्थान 3, विमान स्थान कौन सा? 3rd। तीसरा। तीसरा। अच्छा, कितने तरह के वो होते हैं कुपित होने से, क्या क्या कुपित होता है इसमें? 4 प्रकार का, देश, वायु, जल, आकाश। ठीक है, और मूल कारण क्या है जनपदोध्वंस होने का? अधर्म। अधर्म, ठीक है। और चिकित्सा बता दो थोड़ी सी, जो वहां पे बननी थी चरक के अकॉर्डिंग। पंचकर्म और रसायन। हाँ ठीक है, ओके। चलिए, सुश्रुत ने जनपदोध्वंस का है, सॉरी चरक ने जनपदोध्वंस का है, सुश्रुत ने मारक का है, भेल ने जनमार का है ना, ये 3 बातें आती हैं। अच्छा, ये आपने लेवल 2 से याद कर लेना है, बाकी हम काल विभाग की बात करेंगे, ठीक है। तो सुश्रुत अनुसार काल विभाजन फटाफट से देख लेते हैं। लघु शब्द उच्चारण काल 1 निमेष। 1 निमेष पता है कितना होता है? 1 निमेष पता है कितना होता है? जो पलक झपकाते हैं वो। हाँ बिल्कुल, एक पलक झपकने में जितना समय लगता है, दैट वन इज अ निमेष। उसके बाद 15 निमेष 1 काष्ठा, 30 काष्ठा 1 कला, 20 कला 1 मुहूर्त, है ना। 30 और 1 मुहूर्त, 1 मुहूर्त बहुत कुछ है ना। क्या होता है 1 मुहूर्त, कितने मिनट का होता है? 46 मिनट्स। कितना होता है 1 मुहूर्त, कितने मिनट का होता है? 48 मिनट। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या क्या होता है एक मुहूर्त में, क्या क्या पढ़ा है वही आपने? सर वमन के बाद, सॉरी हाँ हाँ ठीक है, वमन औषध के जो वमन में वेद देने के बाद अपन 1 मुहूर्त रुकते हैं। और निरहु बस्तियां भी हैं कोई ऐसी? निरहु बस्ती का प्रत्यागमन काल। ठीक है। निरहु बस्ती। और वमन होने के बाद में कितनी देर वेट करते हैं? 1 मुहूर्त। ठीक है, यहाँ तक नहीं, छोटी छोटी चीजें अभी आएंगे जब हम रिवीजन सेशन चलाएंगे, तो सारी जगह को हम कंपैरेटिवली तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह डालेंगे ताकि हम दिमाग को और शार्प कर पाए, ठीक है। 30 मुहूर्त 1 अहोरात्र, 15 अहोरात्र 1 पक्ष, 2 पक्ष 1 मास, है ना, 15 दिन का, यानी कि 15 दिन का 1 महीना हो गया ना। 2 मास 1 ऋतु, 3 ऋतु 1 अयन, 2 अयन 1 वर्ष, 5 संवत्सर 1 युग, ठीक है। अष्टांग संग्रह अनुसार काल विभाजन, तो 15 निमेष 1 काष्ठ, 30 काष्ठा 1 कला, 20 कला 1 नाडिका, 2 नाडिका 1 मुहूर्त, 3 मुहूर्त 1 याम, 8 याम 1 अहोरात्र, 15 अहोरात्र 1 पक्ष, 2 पक्ष 1 मास, 2 मास 1 ऋतु, 3 ऋतु 1 अयन, 2 अयन 1 संवत्सर, 2 संवत्सर 1 युग, है ना। इसको हल्का सा देखना है, शारंदर में भी देखेंगे इसको। आगे चलते हैं, बोलता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये हमने चरक में भी अच्छे से करा हुआ है, ठीक है। क्या है? सब बहुत गर्म, सब बहुत गर्म, है ना। तो सबसे शिशिर, बहुत से बसंत और गर्म से ग्रीष्म। तो सब बहुत गर्म में 13 काड़ा कड़वा। तो सबसे शिशिर, बहुत से बसंत, गर्म से गर्म, है ना। उत्तर में मतलब हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ इंडियन में क्या होता है, गर्मी होती है ज़्यादा, और यहाँ पे जो काढ़ा हम पीते हैं वो क्या होता है, काढ़ा इसलिए कड़वा ही होता है ना। तो सब बहुत गर्म है यहाँ पे, मतलब सबको तो गुस्सा भी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो सब बहुत गर्म, शिशिर बसंत और ग्रीष्म, और 13 काढ़ा कड़वा। तो तिक्त कषाय और कटोरस, ठीक है। और दूसरा आपने याद रखना है कि मतलब पल्ली साइड पे ना, नॉर्थ में क्या है, बहुत शीत, हम बहुत नयन संभाव के सब, ठीक है वहाँ पे, क्योंकि मौसम गर्म नहीं रहता। तो वर्षा, शरद और ये सिर्फ याद करने के लिए है ना। वर्षा ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ एक याद करने के लिए, एक नहीं मतलब कि हाँ कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पे गर्म रहता है सब, वहाँ पे ठंडा रहता है इसलिए ठंडा रहता है सब कुछ, ठीक है। तो वर्षा, शरद और हेमंत, तो बहुत शीत हम, बहुत से वर्षा, शीत से शरद, हम से हेमंत। और इसको कैसे याद रखना है? आलम से, किससे? आलम से, आम्ल, लवण और माँ से मधुर, ठीक है। तो सब बहुत गर्म मतलब आग्नेय, आदान और उत्तरायण काल,
और बहुत शीतम, तो अगली शीत है तो सौम्य काल, विसर्ग काल, दक्षिणायन काल, है ना, दक्षिण और यहाँ उत्तर, याद रहेगा सबको, ठीक है। अब फोर्थ वन पॉइंट है फिर हमारे पास दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन, ठीक है। तो वात का संचय कब होता है? ग्रीष्म में, ठीक है। तो वात का प्रकोप कब होगा? प्रावट में, है ना। और वात का शमन कब होता है? शरद में, ठीक है। अच्छा, बात को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बताएंगे? क्या देते हैं? ममन, विरेचन, बस्ती, क्या देते हैं तीनों में? बस्ती। बस्ती। कौन सी ऋतु में, कौन से काल में, क्या काल है बस्ती का? प्रावट। हाँ, वर्षा या प्रावट, क्योंकि वहां पर प्रकोप रहता है, जब प्रकोपित होगी चीजें तभी तो करेंगे। पित्त का संचय होगा वर्षा में, प्रकोप होगा शरद में, और शमन होगा हेमंत में। अब पित्त के लिए हम क्या देते हैं? विरेचन। कौन सी ऋतु में? विरेचन। कौन सी ऋतु? शरद में। शरद। कफ के लिए हेमंत, वसंत और ग्रीष्म। तो हेमंत में संचय होगा, वसंत में प्रकोप होगा और ग्रीष्म में शमन होगा। तो कफ के लिए कौन सा प्रोसीजर कराते हैं कफ दोष के लिए? बमन। और कौन सी ऋतु में? बसंत में। बसंत। हाँ, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। और उसके बाद में बसंत ऋतु को जो है पूर्वान्न से हम कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि प्रातः काल से। ग्रीष्म को हम मध्याह्न से, और प्रावट को हम अपराह्न से। पूर्व रात्रि यानी कि जो है इसको हम वर्षा से, प्रदोष से, या पूर्व रात्रि लिखो इसको, पूर्व रात्रि को वर्षा से। और शरद को जो है वो हम अर्धरात्रि से, और प्रत्युष्ण काल को हम हेमंत से कोरिलेट कर सकते हैं। तो प्रातः काल को किससे करेंगे? वसंत से। मध्याह्न को किससे करेंगे? ग्रीष्म से, है ना। प्रावट को, अपराह्न को किससे करेंगे? प्रावट से। पूर्व रात्रि को किससे करेंगे? वर्षा से। अर्धरात्रि को किससे करेंगे? शरद से। और प्रत्युष्ण काल को किससे करेंगे? हेमंत से, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में औषधियों का वीर्य निस्सार और रुक्ष और लघु रहता है। वर्षा ऋतु में तरुण अल्प वीर्य रहता है। शरद ऋतु में मध्यम वीर्य। हेमंत ऋतु में परिणत वीर्य जो है वो रहता है, ठीक है। तो मैंने तो सोचा था 15 चैप्टर करेंगे, लेकिन आई थिंक 6 चैप्टर सफिशिएंट है, या आगे के कर लें? ओवरडोज ना हो जाए आप लोग। सर बस ठीक है, इसको कर लीजिएगा रिपीट, ठीक है। और बात करेंगे फिर कल, क्योंकि कल के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। अदरवाइज मैं 1 घंटे में बाकी 15 तक करा देता आपको, ठीक है। क्योंकि 7 के बाद में हमारे पास जो है ना वो यंत्र शस्त्र, जलोकाक्षार, अग्निकर्म और जितना भी है वो योग्य के बारे में, है ना। विशाखानुप्रवेशनीय अध्याय है, और फिर हमारे पास शोणित वाला चैप्टर है, और दोषों की जो है वो क्षय वृद्धि। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। कर्णपाली के रूप आगे चैप्टर 26 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक लेके करते हैं, हम लोग कल करते हैं। बाकी शुश्रुत शारीर साइमल्टेनियसली हम चलाएंगे 7th चैप्टर 6th चैप्टर, जो 6th चैप्टर ऑनवर्ड्स है ना, मरम वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्लासेस को रिक्वेस्ट है कि हम मिस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अब काफ़ी अलग मोड में क्लासेस रहेंगी। तो जो क्लासेस होती जाएंगी उनको कोशिश करिए, जो रिकॉर्डिंग बाद में देखें, कि लाइव क्लासेस से जुड़ें। लाइव क्लासेस में जुड़ने से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है। आंसर क्वेश्चनिंग जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते जाएंगे, फिर हम उतनी ज़्यादा जो है क्वेश्चन आंसर सेशन भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए कल बात करेंगे अगले 7 चैप्टर की। तो जरूर क्लास में रहिए। आपके जितने भी साथ वाले हैं जो अभी नहीं है, उनको बोलिए कि अब क्लासेस में आना शुरू कर दो, अब जरूरी है आना, ठीक है। चलिए।